असल में ऐसा समझो जैसे एक लाइन है ना, लाइन है, फिर स्टाफ है ना, फिर एक्सुलरी है। अब ये सूत्र है, ये है निर्णयकर्ता, ये है स्टाफ जो है सलाहकर्ता, सलाहकारी, सलाहकारी भूमिका, ठीक है। और इसका जो एक्सुलरी है, जो ये लाइन से जो है ना डायरेक्ट कनेक्ट टू लाइन। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच। ये जो है ये सलाह नहीं देता, ये सहायता करता है, ये असिस्ट करता है। समझ गए ना? बाकी लोग क्या करते हैं? ये तो इनके बीच में क्या क्रिएट होगा? हाँ, कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, सस्पेंशन आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा। और जो भी स्ट्रगल आएगा वो कहां आएगा? इन्हीं के बीच में चलेगा। इसका आरोप है क्या? बिना मतलब का सलाह देते हैं, है ना, नॉन कह सकते हैं, यूजफुल, जो भी है सलाह वला देता है, ठीक है। और इस पर कोई, क्योंकि ये क्या है, हाउस कीपिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है खास। तो ये एक प्रकार से जो थ्योरी है ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक रूल है, ये यूं कहा जाए एक रोल है, ये एक भूमिका अदा करता है ये, ठीक है ना। तो इसकी पंक्चुअलिटी को अगर हम लोग उस फॉर्म में देखेंगे ना, तो यह जैसे माना हेनरी फ्यूल है, फिफ्नर था ना फिफ्नर, ऐसे बहुत सारे लोग ने इसको अलग अलग कैटेगराइज किया, समझे ना। और जो इसका पूरा मोमेंटम था उसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो चेंज है ना, ये सिविल सर्विसेज का ही के मोटिव में नहीं देखा जाना, ये मिलिट्री सर्विस से आया। ये इसका जो रद्दोबदल है वो है मिलिट्री सर्विस, ठीक है ना, सैन्य सेवा। ये लाया गया है फायदे के लिए, तो ये लाया गया सिविल सेवा में। क्यों? इसका जो मोमेंटम वैसे चित्र उत्र खींच खांच के बना लेना, सिविल सेवा में इसका यूज किया गया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बचा है, 2 लाइन इसको उतार के खत्म करो। द लाइन पीपल शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन स्टाफ वर्क एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हाँ, द लाइन पीपल शुड be given training in staff work and vice versa. Thus, this enables them to know, ठीक है ना, them to know the proper
लिखो, द प्रॉपर aspect of dimension of the duties and responsibilities, ये है, यहां पे ये खत्म होता है। अब तक अगर देखोगे तो हम लोग अगर इस दृष्टि से देखें, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली अगर हेनरी फ्यूल्स इसकी चर्चा करें तो कुल उसने कितने सिद्धांत दिए हैं? 14 थ्योरी दिया उसने, है ना। अगर हम मूने रैली की बात करें तो इसने 4 सिद्धांत दिए। हम उर्विक, गुलिक, इन सब की बात करें तो 8, 10 और लास्ट में 29 ये थ्योरीज मिलती हैं। क्या समझे? दोनों ने अलग अलग भी दिए, मिला के बहुत ज्यादा दिए। अगर हम इसके पूरे ग्राउंड को देखें तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने जैसे मान लो जब शुरू किए थे तो जैसे हमने कहा पद सोपान पढ़ा था ना, हा? आदेश की एकता पढ़ा था ना, हाँ। नियंत्रण का क्षेत्र पढ़ा था ना, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, है ना, पढ़ा था ना। अधिकार ऑब्लिक सत्ता और उत्तरदायित्व पढ़ा था ना। समन्वय की बात किया था ना। ऐसे तमाम चीजें पढ़ता रहा ना, क्यों? और ये सारे सिद्धांत किसने बताया? 14 हेनरी फ्यूल ने, जिसको हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं। क्लास में अब कौन आया? इस समय कौन आया? क्लास में अब तक कोई था ही नहीं। कौन आया बच्चा? कनिका। अरे तुम कितना लेट आई, मैंने एजेंसी सब खत्म कर दिया है। कोई क्लास में नहीं आया। वो तो हर्षिता भी गड़बड़ कर रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग, लेकिन बहुत लेट कर दिया, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सब हमने बता दिया, ठीक है ना। हमने बेसिक कंसेप्ट बता दिया। जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके, सर लाइट नहीं थी तो वाईफाई नहीं, अच्छा, तो बेसिक कंसेप्ट हमने बता दिया है, राइट। अब बेसिक कंसेप्ट के बाद आता है थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो 10-15 मिनट में आपको थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा समझा देता हूं। देखो, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं प्रशासन का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन का सिद्धांत। प्रशासन में कुछ काम किए गए हैं जो शुरू में हमने चर्चा किया होगा कि जो
इसकी थ्योरी है, एक तो क्लासिकल थ्योरी है ना, जिसको हम शास्त्रीय सिद्धांत या उपागम कहें। जहां पर भी थ्योरी लिखा होगा, ठीक, और जहां अप्रोच लिखा होगा, ठीक है ना, जहां फॉर्मल थ्योरी लिखा होगा, जहां क्लासिकल थ्योरी लिखा होगा, इन सबको एक ही समझना, एक ही समय। कुछ शास्त्रीय विचारधारा लिखेंगे, कुछ फॉर्मल विचारधारा लिखेंगे, फॉर्मल थॉट लिखेंगे, कुछ अप्रोच, थ्योरी की जगह अप्रोच है तब भी उसी का। अप्रोच का मतलब हिंदी में होता उपागम, थ्योरी का मतलब होता सिद्धांत। अलग अलग जगह पे इस्तेमाल है, बट बात वही है, ठीक है। तो इसमें तीन तरीके के लोग आएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना अपने उद्देश्यों को विफल हो जाएगा, है ना। जीवन भी बिना उद्देश्यों के चलता नहीं है, तो बिना उद्देश्य के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विफल हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यह सोच और यह कंसर्न हमेशा रहेगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे बढ़ाएं और उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स पाएं। तो आप उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, उसके लिए नियम कायदे से जूझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए किया गया कि बहुत सारे सिद्धांतवादियों ने, जिनको हम बोलते हैं सिद्धांतवादी, इन्होंने आगे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग तरीके बताए। उसी में एक तरीका है क्लासिकल थ्योरी, जिसका प्रणेता कहे या इंस्पायर करने वाला या इन्फ्लुएंस करने वाला है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल एक ऐसा नाम है जो क्लासिकल थ्योरी का पहला नाम ले सकते हैं। उसको शास्त्रीय उपागम के लिए जाना जाता है, जिसने ऑर्गेनाइजेशन के 5 पॉइंट्स दिए, 5 पॉइंट्स और 14 सिद्धांत थ्योरी दिए। 5 पॉइंट है POC COC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कमांड। ये 5 तत्व बोला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन 5 तत्वों के बगैर नहीं रहा जा सकता है। इसी को आगे चल के गुलिक, जो कि इसी कालखंड का क्लासिकल थ्योरी का ही हिस्सा आता है, क्योंकि वो फॉलोअर्स था। हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत आए उसको लूथर गुलिक ने भी किया, उर्विक ने भी किया, मुनेरेले ने भी फॉलो किया। आपने 8 सिद्धांत, 10 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, मुनेरेले ने 4 सिद्धांत दिए, गुलिक 8 और उर्विक 10 और हेनरी फ्योल ने 14। लेकिन वो बाकी सिद्धांत उन्हीं के सिद्धांतों पे टिके हुए हैं। एक प्रकार से हेनरी फ्योल उसका बेस है, ठीक। तो इसने जैसे POC COC दिया, उसी तरीके से गुलिक ने ये दिया POC पोस्ट कार्ब, पोस्ट कार्ब, ये थ्योरी दिया। प्लानिंग दिया, ऑर्गेनाइजिंग दिया, स्टाफिंग दिया, डायरेक्शन दिया, कोऑर्डिनेशन दिया, रिपोर्टिंग दिया, बजटिंग दिया। ऐसे शॉर्ट में जो है इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ब, उसका POC COC। ये सभी क्या है, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कि मतलब इसके बगैर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाया जा सकता, ठीक है ना। इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। तो इन सिद्धांतवादियों को क्या समझे, ये जो सिद्धांतवादी थे 3 खेमे में बंटते हैं। एक खेमा होता है जो स्ट्रक्चरल ध्यान देता है। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचना पर। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा क्लास है जो कहता है अपना स्ट्रक्चर सही कीजिए तो अब ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। मतलब एसी लगाइए, कमरा ठीक रखिए, साफ सफाई रखिए, मेज कुर्सी ठीक करिए, तब ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। तो ऐसे जो लोग थे वो अपने अलग अलग पॉइंट पे काम किए और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आता है जैसे
हमने बताया क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल जो थ्योरी है इसका हेनरी फ्योल है। जो हेनरी फ्योल है ये क्लासिकल, लेकिन इसी में जो फॉर्मल है, जैसे एक फॉर्मल होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर डिजाइन किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल तरीके से नहीं बनता है। जैसे मकान है एक फॉर्मल है, होटल है, होटल बनाया गया, होटल बनाते मतलब ये तो कॉलेज बन गया। कॉलेज बनाएंगे तो कॉलेज बनेगा, होटल बनाएंगे तो होटल जानबूझ के आप बना रहे हैं, ठीक है ना, अनजाने में नहीं बन रहा है। तो क्लास जितने भी फॉर्मल थ्योरी, फॉर्मल मतलब औपचारिक, तो उसको आप जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। अनौपचारिक नहीं कह रहे चलो यार रास्ते में जा रहे तो कोई मिल गया, नमस्कार दुआ हो गया। आप उसके घर के सामने से जानबूझ के गए हैं आप, ताकि वो छत से आपको देख ले। समझ गया ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल, डिजाइन करके गए हैं। चाहते तो आप इधर से जाते, लेकिन आप गए घूम के उल्टा। तो सब लोगों ने अब किया कि भाई जो स्ट्रक्चर वाले लोग थे उन्होंने एक चेंज लाया कि स्ट्रक्चरल अगर हम इसमें चेंज लाएंगे तो बहुत पहले तो स्ट्रक्चर ही चाहिए। मान लो स्कूल चलाना है, ऑब्जेक्टिव से है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो स्कूल कैसे चलाएंगे? पहले तो उसको बनाएंगे ना, स्कूल तो बिल्डिंग विल्डिंग कुछ तो होगी, टीन टप्पड़ का किसी भी तरीके का, तभी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी। कैसे खुले मैदान में चलने लगेगी व्यवस्था? नहीं ना। तो हेनरी शोल ने दिया क्लासिकल थ्योरी, इसको बोलते हैं हम लोग शास्त्रीय उपागम, जिसको बोल सकते हैं क्लासिकल अप्रोच। तो उसने दिया शास्त्रीय, इसका नाम हिंदी में लिखेंगे तो वही क्लासिकल थ्योरी हो गया, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय उपागम, जिसमें इसने 5 पॉइंट और 14 सिद्धांत दिए। पीओसी सीओसी उसकी थ्योरी पढ़, जो आदेश की एकता हायरार्की पद सोपान से पढ़ रहे थे, सब उसी का था। अब ये 1916 में इसकी कहानी को ठीक से देखेंगे तो मिलती है हेनरी फ्योल की, लेकिन इसके पहले 1915 में टेलर मर चुका था और 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट की किताब लिख चुका था। टेलर 1856 में पैदा हुआ था और 1959 में मरा था। एक प्रकार से 59 साल की एज में वो मर गया था, ठीक है ना। और उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में किताब लिखी, उसका अप्रोच था साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जिसमें सिस्टम हो, सही स्थान पे सही व्यक्ति हो, मेरिट होल्डर हो, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। तो टाइपिस्ट टाइप नहीं आता, उसको टाइप की कंप्यूटर बैठाए हैं तो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे। तो उसने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एक प्रकार से एफ डब्ल्यू टेलर, उसका पूरा नाम है एफ डब्ल्यू टेलर। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन। इसने भी यही मेंटल रिवोल्यूशन वगैरह लाया था, मानसिक क्रांति, कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वालों की ही जरूरत नहीं है। जैसे माने कि कोचिंग है तो सिर्फ मेरी ही जरूरत नहीं है, कि हमारी ही जरूरत है पढ़ाना। उसने दिमाग में ये डाला कि कोचिंग जितनी कोचिंग वाले के लिए जरूरी है, उतना पढ़ने वालों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि उसके जब उसने ये तो लोगों को समझ में आ गया था, तो एक प्रकार से उस मेंटल रिवोल्यूशन उसको बोला उसने, मानसिक क्रांति, उससे उत्पादन बढ़ा था। उसने फैक्ट्री मालिकों से कहा कि आपने फैक्ट्री क्यों लगाई है? तो उसने कहा पैसे के लिए। मजदूरों से पूछा तुम फैक्ट्री क्यों आते हो? उन्होंने कहा पैसों के लिए। उसने कहा कि पैसे कैसे मिलेंगे? मालिक से पूछा, उसने कहा प्रोडक्शन से। मजदूरों से पूछा कि तुमको सैलरी वेतन या दिहाड़ी कैसे मिलेगी? बोला प्रोडक्शन से। बोला यहां प्रॉब्लम पैसा नहीं है,
प्रॉब्लम प्रोडक्शन है। तुम प्रोडक्शन करो, पैसा मिलेगा, और ये प्रोडक्शन मिलेगा तो ये मालिक बेचेगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा, पैसा लो। तो आप पैसे पे अटके हो, जबकि आपको करना चाहिए काम प्रोडक्शन पे। तो दोनों को बताया कि दोनों का पैसा किस में अटका है, प्रोडक्शन में। मैंने कोचिंग क्यों खोला, पैसे के लिए। सुनो साफ साफ बात जो है, मैंने कोचिंग क्यों खोला, पैसे के लिए। आप कोचिंग में क्यों आते हैं, क्यों पढ़ के नौकरी चाहते हैं, पैसे के लिए। पैसे से क्या होगा, आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होगी। पैसे से मेरा क्या होगा, मेरी भी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होगी। लेकिन ये पैसा आएगा कैसे, पढ़ाने से। और आपको पैसा कैसे मिलेगा, पढ़ने से। तो पैसा पैसा क्यों कर रहे हो, चलो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। मेरे पढ़ाने से पैसा आएगा, तुम्हारे पढ़ने से भी पैसा आएगा। तो तुम पढ़ने का काम करो, मैं पढ़ाने का काम करूं, पैसा तो आ ही जाएगा। यही तो समझा रहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, कि तुम पैसा पैसा मत करो, प्रोडक्शन प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन पे काम करोगे तो पैसा तो पीछे से आएगा ही। नौकरी नौकरी नौकरी, अरे तुम्हारी पढ़ाई क्या है, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आ गई, चलो अब क्या करोगे। वैकेंसी तुम्हारे लिए आई, वैकेंसी उनके लिए आई जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कई आते हैं, सर वैकेंसी तो आती नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, आ गई तो क्या करेंगे, आ गई तो क्या करेंगे। ये तो हमने कहा यार, एक अनपढ़ आदमी जो दुनिया में, जिसको आप समझते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है तो समझदार भी नहीं होगा, उसको भी पता है कि अगर हम काम नहीं सीखे रहेंगे तो मौका आ गया तो कहां से करेंगे। इतना तो उसको भी इल्म होता है। अरे तुम पढ़े तो रहो, जब आएगी तो कम से कम उसमें कूद फांद तो कर पाओगे। वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं, अब चलो आ भी गई, अब क्या करोगे तुम। 22 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर है, लोअर सबऑर्डिनेट का उत्तराखंड ने वैकेंसी निकाला 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। ठीक है, मई में उसका भी पेपर है। 29 जून उत्तराखंड पीसीएस का पेपर का डेट है। वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी डेट तो आई है ना, वैकेंसी दे दी है, क्या करोगे। अप्रैल में निकाल के भरवा के ले लिया 29 जून को, तब क्या करोगे। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारा काम जो है, जो कमीशन का है वो अपना करेगा। वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी, अरे डेट तो दिया है, पढ़ो ना। और आ भी गई तो पढ़े नहीं तो करना क्या है। एक किसान अपने बच्चे को खेत जोतना सिखा रहा था। उस गांव में 3 साल से अकाल पड़े थे, बारिश नहीं हुई थी, और इंद्र देवता बहुत नाराज थे। बोले इस इलाके में बारिश नहीं होने देंगे, कुछ अपराध हो गया होगा। तो एक किसान अपने बच्चे को हल चलाना सिखा रहा था, सूखी हुई 2-3 साल से बिना बारिश की जमीन पे। इंद्र देवता उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या किसान है ये, बारिश अभी हम अगले 5 साल तक नहीं करेंगे, और ये क्या हल चला रहा है यहां एकदम तप तपिश में। उत्सुकता बस किसान से पूछा उन्होंने, इंद्र देवता ने, कि भाई तुम जो जमीन पे हल चला रहे हो, 3 साल से यहां बारिश नहीं हुई है और आगे भी कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो तुम्हारे हल चलाने का फायदा क्या। तो किसान ने कहा कि आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हल चला नहीं रहा हूं, अपने बच्चों को हल चलाना सिखा रहा हूं। फिर इंद्र देवता बोले कि उसका फायदा क्या है। बोले उसका फायदा यह है कि जब कभी भी बारिश होगी तो ये हल चलाना सीखा रहेगा तो खेती बड़ी कर लेगा।
और आज नहीं, कल नहीं, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कभी तो बारिश होगी। और जब बारिश होगी और हम तो रहें ना रहें, हमारा क्या? तो कम से कम अपने बच्चों को खेती करना तो हम सिखा के जा सकें। तो कम से कम उस समय तो जब परिस्थिति आएगी तो अपना सीखा है तो कर लेगा। इंद्र देवता प्रसन्न इस बात के लिए हो गए कि देखो ये कितना आशावादी व्यक्ति है, उम्मीद पे मेहनत कर रहा है और अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर रहा है। उधर से हवा चली, इधर से इंद्र देवता गुजरे और झमाझम बारिश होने लगी। इधर से 13 दिसंबर आया, उधर से मई आया, वैकेंसी आ गई। बाकी जो लोग टोटका लेके घूम रहे हैं नमक मिर्च लगा करके नींबू लेके कि वैकेंसी नहीं, अरे तुम्हारा क्या होना है? जब पढ़ोगे नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो मानसिक क्रांति बहुत, जो इसका एक सेंटिमेंट था उसने बाहर उभारा। मजदूर आके बैठा है, यूनिट वाइज पैसा मिलेगा, जितना यूनिट प्रोडक्शन करोगे, टेलर ने नियम बना दिया था, पर यूनिट पैसा देंगे। अब दिन भर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, 1 रुपया नहीं पाओगे शाम तक, जब तक तुम पैसा वो हाँ जब तक काम नहीं करोगे। तो टेलर ने जब समझा दिया तो सबको समझ में भी आया होगा। और यूनिट वाइड प्रोडक्शन टेलर ने इसलिए किया था कि ज्यादा कमाने की होड़ रहेगी। भाई अगर किसी को 9 से 5 नौकरी दिया, पता है इसको 20,000 मिलेंगे, तो बैठ के भी 20,000 लेना चाहेगा। और उसको पता है कि शाम तक 30,000 भी कमा सकता हूं, तो वो हाँ ज्यादा काम करेगा। तो ये टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी तरीके से उर्वी, गुलिक, मूनी, रेले सब आएंगे अपनी अपनी थ्योरी लेकर। मैक्स वेबर के 10 सिद्धांत आएंगे जो ब्यूरोक्रेसी पे काम किया हुआ है। ठीक, तो ये सभी हैं फॉर्मल थ्योरी के लोग जो बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फिर इतने से ही थोड़ी प्रोडक्शन होगा। किसी ने कहा मेज कुर्सी चमका लो, एसी लगा लो, बढ़िया पुताई करा लो, अरे किचन में खाना भी तो चाहिए। हाँ, गेहूं चावल आटा दाल नहीं चाहिए क्या? क्यों चाहिए ना? तो किसी ने बोला कि भाई सेहत भी ठीक हो, बीमार भी ना हो, दिमाग भी ठीक हो, रिलेशन भी अच्छा हो, तो उसमें आया ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये है इनफॉर्मल थ्योरी में जाएंगे। मेज कुर्सी चमकाते रहिए, दिमाग खराब रहे। घर बड़े बड़े घरों में तलाक क्यों हो रहे हैं? वहां कोई कमी है? दिमाग की कमी है, रिलेशन की कमी है, बिहेवियर की कमी है। क्या समझे? बिहेवियर और रिलेशन में प्रॉब्लम होगा तो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। महल तो आपने बना लिया, दिमाग कहीं और पर रख के चले आए, तब भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आए एल्टन में, वो आया, फिर चेस्टर बर्नार्ड आएगा, आगे चल के और भी डिसीजन मेकर वगैरह, साइमन वगैरह, ये तमाम लोग आएंगे, तब जाके